नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समसामयिक क्रॉनिकल जनवरी अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक वाइज देखेंगे। तो आज इस मैगजीन का पहला जो टॉपिक है राज्य समाचार से संबंधित है। तो इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला है उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, यानी उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। तो यह हमें याद रखना है कि यह कहाँ पर हुआ? आकांक्षा हाट कार्यक्रम में, और यह उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? डेट याद रखना है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में डेट बहुत पूछ लेता है। तो 9 नवंबर 2024 को, ठीक है, इतना इसमें हमको याद रखना है। और इसमें हमारा अगला है कि मुख्यमंत्री ने डबल डेकर, अब यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए टिकट पर 50% की छूट की घोषणा की है। यानी जो महिला यात्री हैं उनको 50% की छूट दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त उन्हें हेरिटेज रूट पर, यानी जो हेरिटेज रूट है उस पर संचालित सेवाओं में प्रत्येक शनिवार की सुबह की यात्रा में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो जो हेरिटेज रूट हैं इस पर जितनी भी बसें संचालित होंगी प्रत्येक शनिवार को केवल सुबह की यात्रा में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला इसी में महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुजा समूह राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट स्थापित कर रहा है। तो ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट स्थापित कर रहा है? हिंदुजा समूह, जिसका उत्पादन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। यानी अब बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कौन कर रहा है? हिंदुजा समूह कर रहा है। तो यह हमको याद रखना है इससे रिलेटेड। अगला हमारा है कि डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यह क्या है। 1 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण भारत में, कब? 1 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर जिले में डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी डिस्क परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो हमें याद रखना है इसमें कि डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? 1 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किन जिलों में? पीलीभीत और गोरखपुर जिले में डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है डिस्क परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह पहल 10 जिलों की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल डिस्क केंद्र स्थापित करेगी। यानी ये जो
परियोजना है। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में मॉडल डिस्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे देश भर में कुल 4,740 केंद्र बनेंगे। यानी पूरे भारत में डिस्क के कितने केंद्र बनेंगे? 4,740 केंद्र बनेंगे। परियोजना के तहत पीलीभीत में 720, पीलीभीत में कितने केंद्र बनेंगे डिस्क के? 720 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि गोरखपुर में 1273 केंद्र स्थापित। ये याद रखना है कि पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 केंद्र स्थापित होंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर के अतिरिक्त देश के अन्य स्थानों में भी डिस्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो अगला हम लोग इसी में देखेंगे कि ये जो परियोजना है 31 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली परियोजना शुरू में 6 महीने चलेगी। यानी ये जो परियोजना है इसकी लागत कितना है? 31 करोड़ रुपए से अधिक है। यह पहले 6 महीने तक चलेगी, जिसे बढ़ाकर 9 महीने तक किए जाने की संभावना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हमको ये याद रखना है कि इस परियोजना की लागत यानी कितने की परियोजना है? 31 करोड़ रुपए की परियोजना है यह। आगे हम देखेंगे इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है। जो डिस्क परियोजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य एकीकृत मंच प्रदान करना, नागरिकों को वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं की आवश्यक ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के हेतु नए नियम। उत्तर प्रदेश में डीजीपी, ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के हेतु नए नियम बनाए गए हैं। यह नए नियम क्या हैं, इनको हम लोग देखते हैं। 4 नवंबर 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस महानिदेशक के स्वतंत्र और पारदर्शी चयन के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024, ये याद रखना है पूरा, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी। नए नियम के तहत राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का चयन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया जाएगा। यह याद रखना है कि जो डीजीपी की नियुक्ति होगी उसमें जो समिति बनेगी उस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, रिटायर्ड जज करेंगे, ठीक है। आगे अगला पॉइंट इसमें है कि पहले की प्रक्रिया, यह पहले की प्रक्रिया से अलग है। यानी जो पहले इनकी नियुक्ति होती थी उस प्रक्रिया से यह अलग है, जिसके तहत राज्य द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के नामों की सूची भेजी जाती थी। यानी पहले डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती थी कि राज्य के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को नामों की एक सूची भेजी जाती थी, जिसके द्वारा उन नामों में से संघ लोक सेवा आयोग चयन करता था कि कौन डीजीपी बनेगा, ठीक। लेकिन अब नियम चेंज हो गया है। अब जो नई समिति बनी है इस चयन समिति में राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी के एक नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव तथा राज्य के सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ये चीज़ याद रखना है हमको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह पूछा जा सकता है कि जो नई चयन समिति बनी है उसमें कौन कौन होगा। तो कौन कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे, यूपीएससी के एक नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव तथा राज्य के सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज। उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये हमको याद रखना है। चयन पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास रिक्त सृजन की तिथि पर 6 महीने की सेवा शेष होनी चाहिए, यानी कम से कम उनकी जो सर्विस है 6 महीने बची है, तभी उनको डीजीपी के रूप में चयन किया जाएगा। अगर 6 महीने से कम सेवा है तो उनको डीजीपी नहीं बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, केवल उन अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जो वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 पर महानिदेशक की भूमिका में कार्यरत हैं, यानी जो मैट्रिक्स लेवल 16 पर अधिकारी हैं, महानिदेशक की भूमिका में कार्यरत हैं, उन्हीं को ही डीजीपी बनाया जाएगा और किसी को डीजीपी नहीं बनाया जाएगा। यह है नई नियमावली डीजीपी के नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा है कि सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी, यानी सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिल गई है। कब मिली? 4 नवंबर 2024। याद रखिए, डेट सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर जो इस समय एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है कि डेट पूछ लेते हैं या स्टेटमेंट वाले कथन आते हैं, उसमें डेट की अदला बदली कर देते हैं, तो इससे लगता है कथन सही है, लेकिन डेट न कन्फर्म होने की वजह से वह हमारे गलत हो जाते हैं, इसलिए डेट यहाँ पर याद रखना है। तो 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एससीएल समूह की वामसुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा हीरानंदानी ग्रुप की टार्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। सरकार ने किन 2 कंपनियों को? एससीएल समूह की वामसुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और हीरानंदानी ग्रुप की टार्क सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कहाँ पर? जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दोनों याद रखना है, एससीएल समूह की है वामसुंदरी, एससीएल समूह की है वामसुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और हीरानंदानी ग्रुप की टार्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर स्थापित करेंगे? जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट। वामसुंदरी इन्वेस्टमेंट द्वारा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? 3706 करोड़, यानी 3706 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जबकि जो टार्क सेमीकंडक्टर है यह 28,440 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। टार्क सेमीकंडक्टर कितना करेगा? 28,440 करोड़ रुपए का, जबकि जो हमारा वामसुंदरी इन्वेस्टमेंट है यह 3,706 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा। इस परियोजना में, यानी जो सेमीकंडक्टर परियोजना है, इसमें छोटे पैनल ड्राइवर आईसी डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट की 2,40,000 इकाइयाँ बनाने की योजना है। इस निवेश से लगभग 3780 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखना है कि कौन कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। वामसुंदरी 3706 करोड़ रुपए और टार्क सेमीकंडक्टर 28,440 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रही है, और इनके द्वारा कितने इंटीग्रेटेड सर्किट इकाइयाँ बनाने की योजना है? 2,40,000। अगला कि इस सेमीकंडक्टर परियोजना से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, यह जरूरी नहीं है। केवल हमको इतना याद रखना है, ये दोनों परियोजनाएं, ये चीज़ याद रखना है कि ये दोनों परियोजनाएं राज्य आईटी विभाग द्वारा समर्पित हैं।
समर्थित हैं। ये दोनों परियोजनाएं राज्य आईटी विभाग द्वारा समर्थित हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे हम लोग अब देखते हैं कि पशुपालन और पैरा वेटरनरी मेडिसिन में पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति, यानी पशुपालन और पैरा वेटरनरी मेडिसिन में पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति बनाई गई है। ये नीतियाँ क्या हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो क्या है, 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पशुपालन एवं पैरा वेटरनरी मेडिसिन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होगा, यह नीति राज्य में निजी और सरकारी दोनों संस्थानों को पशुपालन डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति देने के लिए नियम बनाएगी। यानी इसमें जो निजी संस्थान हैं और सरकारी दोनों संस्थान डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पेश करने के लिए नियम बनाएंगे। इसके तहत व्यक्तियों को पैरा विशेषज्ञ बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया जाएगा। इसमें यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सक देखभाल की गुणवत्ता में काफ़ी वृद्धि होने की उम्मीद है, जहां प्रशिक्षित पशु चिकित्सक कर्मियों की पहुंच महत्वपूर्ण है। यानी इससे होगा कि जो प्रशिक्षित पशु चिकित्सक डॉक्टर हैं उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी और इससे पशुपालन उद्योग को काफ़ी योगदान मिलेगा इनका, और उनका उद्योग काफ़ी विकसित होगा। अगला है कि पूरे भारत में लगभग, देखिए ये डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, पूरे भारत में 34,500 पशु चिकित्सक हैं। पूरे भारत में केवल इतने ही चिकित्सक हैं, 34,500, जबकि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 8,193 चिकित्सक ही हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पशु चिकित्सकों की पूरे देश में बहुत कमी है। इस उद्देश्य से यह नीति बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला है वीरगाथा परियोजना 4.0 में उत्तर प्रदेश शीर्ष। वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान दिल्ली का है और तीसरा स्थान बिहार का है। तो ये हमको याद रखना है इनका क्रम, फर्स्ट पे यूपी, सेकंड पे दिल्ली और तीसरे पर बिहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ असाधारण उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए वीरगाथा परियोजना 4.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ अपने पिछले साल इसने 39 लाख के आंकड़े को पार किया था, बल्कि दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया, जहां पिछले साल सबसे ज़्यादा छात्रों ने नामांकन किया था। यानी पिछले साल दिल्ली टॉप पर था, इस बार उत्तर प्रदेश दिल्ली को पीछे करके प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इस तरह से वीरगाथा परियोजना 4.0 में उत्तर प्रदेश प्रथम, दिल्ली का स्थान द्वितीय और बिहार का स्थान तृतीय है, यह याद रखना है। ठीक है, कितने बच्चों ने नामांकन है ये बहुत जरूरी नहीं है। यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि देश के सबसे अधिक भागीदार वाले 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 18 जिलों ने स्थान प्राप्त किया है। यानी देश भर के 50 जिलों में 18 जिले उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से अग्रणी जिले हैं? पीलीभीत है, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, हरदोई, लखनऊ, ये सब इसमें शामिल हैं। ये चीज़ याद रखना है जिलों का नाम। ठीक है, अगला है कि ये जो वीरगाथा परियोजना है ये क्या है,
इसको हम लोग समझ लेते हैं। वीरगाथा परियोजना, इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को बहादुरी पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें कविता, निबंध, कहानी, चित्रकला, वीडियो प्रतियोगिता शामिल थी। यानी इसमें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो विद्यार्थी थे, जो हमारे बहादुर सेनानी हैं, उनके बारे में कुछ निबंध, कुछ कविताएं, कहानी, चित्रकला, इससे आधारित कुछ प्रतियोगिताएं कराई गई और उनमें बच्चों ने भाग लिया। वीरगाथा परियोजना रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये इम्पॉर्टेंट है। यह किसकी पहल है? वीरगाथा पूछा जा सकता है कि वीरगाथा परियोजना किन मंत्रालयों की पहल है? यह रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसे 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया था। यानी यह परियोजना कब लॉन्च की गई थी? 2021 में लॉन्च की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों के वीर जवानों की प्रेरक कहानियों से जोड़ना है। तो इस वीरगाथा परियोजना का उद्देश्य हमको याद रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों के वीर जवानों की प्रेरक कहानियों से जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला समाचार है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता। जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 में आया था, उसके संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को एक निर्णय दिया। इसमें इस केस का क्या नाम था? अंजुम कादरी बनाम भारत संघ एवं अन्य। अंजुम कादरी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च 2024 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च 2024 को मदरसा अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले को 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। किस आधार पर दिया है, ये हमको याद रखना है कि उच्च न्यायालय ने इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और अनुच्छेद 14, 21 एवं 21A के उल्लंघन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम 1956 की धारा 22 के विपरीत माना था। उच्च न्यायालय ने इस कानून को, यानी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था, इसने किस आधार पर इसको अवैध घोषित किया था कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और अनुच्छेद 14, 21 और 21A के उल्लंघन और UGC अधिनियम 1956 की धारा 22 के विपरीत माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य मदरसों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना था। इसने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को सही नहीं ठहराया कि अधिनियम अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के उन प्रावधानों को खारिज कर दिया जो मदरसा बोर्ड को उच्च शिक्षा यानी कामिल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और फाजिल जूनियर शोध कार्यक्रम के निर्देश और पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कामिल और फाजिल के शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता में आता है
क्योंकि यह समवर्ती यानी जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है और इसमें प्रविष्ट 25 जिसमें शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल हैं से संबंधित है। तो इस तरह से जो मदरसा शिक्षा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित किया है। आगरा और प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर का विकास। आगरा और प्रयागराज ये दोनों जिले याद रखने, आगरा और प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर्स का विकास। 8 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीसीडा ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट SSA और शेयर होल्डर एग्रीमेंट SHA पर हस्ताक्षर किए। यानी यूपीसीडा ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ NICD का स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट SSA और SHA पर हस्ताक्षर किए। इससे क्या होगा? यह समझौते औद्योगिक विकास और वैश्विक अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। यानी ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत आगरा और प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर का विकास करना। ठीक, तो यहाँ पर इसके द्वारा किस तर्ज पर? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आधार पर इस क्लस्टर का विकास व्यवसायों के लिए एक सक्षम माहौल प्रदान करेगा, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देगा और एक औद्योगिक गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाएगा। अगला है आगरा में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर शहर के इनर रिंग रोड के किनारे 1058 एकड़ में स्थित है। कितने एकड़ में स्थित है? 1058 एकड़ में स्थित है, ये याद रखना है। अगला है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स प्रयागराज में 352 एकड़ में फैला हुआ है। तो जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है प्रयागराज में कितने एकड़ में है? 352 एकड़ में है। लगभग 1600 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ इस क्लस्टर को ई-मोबिलिटी, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, वस्त्र, साइकिल निर्माण और पैकेजिंग जैसे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इस क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ई-मोबिलिटी, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, वस्त्र, साइकिल निर्माण और पैकेजिंग जैसे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को देखते हैं कि और इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला ये जो हमारा समाचार है यह कि 11-12 नवंबर 2024 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT विभाग के सहयोग से योजना भवन लखनऊ में राज्य के नेताओं, मुख्य सूचना आयुक्त, सुरक्षा अधिकारियों, उप मुख्य सूचना अधिकारी और तकनीकी अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। कब किया गया? 11-12 नवंबर 2024 को। अगला है कि 15 से 18 नवंबर 2024 के मध्य वृंदावन योजना पार्क लखनऊ, ये भी पूछा जा सकता है कि वृंदावन योजना पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय उद्योग परिसंघ एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत
का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय उद्योग परिसंघ एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वृंदावन पार्क लखनऊ में आयोजित किया गया। कब किया गया? 15 से 18 नवंबर 2024 को। ठीक है, अगला है हमारा कि 15 से 20 नवंबर 2024 के मध्य संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सहभागिता महोत्सव। तो पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सहभागिता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? संगीत नाटक अकादमी में। कब? 15 से 20 नवंबर को। ठीक है, अगला हम कि उद्यमी मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये पूछा जा सकता है कि उद्यमी मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ये लखनऊ में ही पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। इसमें कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? उद्यमी मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम। कब आयोजित किया गया? 11 से 13 नवंबर को। अगला है कि सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पर, किस ज़िले में है? आजमगढ़ ज़िले में। ठीक है, 11 नवंबर 2024 को गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर AK सिंह। इन्होंने कहाँ पर सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? आजमगढ़ ज़िले में। तो यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। अगला है कि मुरादाबाद नगर निगम द्वारा जल्द ही शहर में 10 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क बनाया जाएगा। यानी 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क कौन सा नगर निगम बनाएगा? मुरादाबाद नगर निगम बनाएगा। ठीक है, इसकी लागत कितनी होगी? 61.80 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है कि 1-2 फरवरी 2025 को मध्य प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति युवाओं के फैलाने के उद्देश्य से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? 1-2 फरवरी 2025 को। इसकी थीम क्या है? कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। इसका उद्देश्य है कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। ठीक है, यह इसका थीम है। किसका थीम है? बर्ड फेस्टिवल का। कब किया जाएगा? 1 से 2 फरवरी 2025 को किया जाएगा। ठीक है, तो यह इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इतना राज्य से संबंधित जनवरी माह की जो मैगजीन है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग इनको याद रखिए। ठीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं, उन्हीं पर हमने चर्चा किया है। आप लोग इनको 2-4 बार अवश्य देखें। ठीक है, एक बार पूरा वीडियो को देखें और जब आप एक बार देख लेंगे तो हमने जितना भी चर्चा किया है आप सबको याद हो जाएगा। फिर आपको दोबारा मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगली सीरीज़ में हम लोग आगे मिलते हैं।